हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक यानी कि न्यूट्रिशन वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो चलो भाई, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक बार लाइफ प्रोसेस देख लेते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होती है भाई? ऐसी प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी। और क्यों मिल रही है? ताकि उसको जिंदा रख सके। ठीक है, हमने यहाँ पर न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं जो है रेस्पिरेशन। क्लियर है? और भाई सबसे पहले हम देखने वाले इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम प्लांट को देखेंगे, प्लांट के बाद एनिमल पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इसके भी वही 2 लेक्चर आने वाले हैं, एक लेक्चर है और एक अगला। इसमें हम प्लांट के साथ डील करेंगे, नेक्स्ट वाले में एनिमल के साथ। ठीक, तो भाई बात करते हैं हम लाइफ प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर हमको पढ़ना है रेस्पिरेशन। अब बेटा अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूँ, देखो सिंपल सा है कि जितने भी हमारे पास, सबसे पहली बात तो क्या लाइफ प्रोसेस किस में चल रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई हमारे पास क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सबसे पहली चीज तो क्या, इसको फूड चाहिए होगा। ठीक है, फूड क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए। अब देखो बात ऐसी है, हम जिंदा है, हम सांस लेते हैं भाई, हमको जिंदा रहने के लिए फूड के साथ दूसरी चीज क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लिख देंगे कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या लगेगा? ऑक्सीजन लगेगा। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, एक तो हो गया फूड, दूसरा ऑक्सीजन। अब जो हमने फूड खाया था ना, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस फूड का होता है ब्रेक डाउन। क्लियर है? न्यूट्रिशन में हमने फूड खा लिया, रेस्पिरेशन में क्या करें? ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब क्या होता है भाई, ब्रीथिंग के टाइम पे क्या लिया हमने? ऑक्सीजन ली। अब ये ऑक्सीजन क्या करे? उस फूड के पास जाएगी, उसको तोड़ देगी, यानी कि उसका क्या कर देगी? ब्रेक डाउन कर देगी। और जब फूड का ब्रेक डाउन होगा तो यहां से रिलीज होगी क्या? एनर्जी। भाई अल्टीमेटली तो एनर्जी चाहिए थी ना, खाना भी क्यों खाया? एनर्जी के लिए। और जो ऑक्सीजन गई उसने क्या किया? उस खाने को तोड़ा, तोड़ के हमको क्या दी? एनर्जी दी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है वैसे, कि जो ऑक्सीजन है वो फूड के पास जाती है। फूड यानी कि कौन? ग्लूकोज की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, फूड के पास जाएगी यानी ग्लूकोज के पास जाएगी, उससे रिएक्ट करेगी और उससे किसको रिलीज करवाएगी? उससे रिलीज करवाएगी एनर्जी को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। अब देखो भाई, एनर्जी जो है ऐसा तो है नहीं कि हमको दिखेगी, पर एनर्जी यहाँ पर एक फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं क्या? एटीपी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो एनर्जी बनी वो हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारे सेल के अंदर स्टोर हो गई। तो हम लिख देंगे एनर्जी रिलीज हुई एंड गेट स्टोर इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में क्या हो गया? वो स्टोर हो गया कहाँ पर? सेल्स के अंदर, इन सेल्स। बेटा अभी तक समझ में आया? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि उसको फूड को तोड़ना था। जब हमारे पास क्या हुआ कि ऑक्सीजन और फूड दोनों एक दूसरे से किए, रिएक्ट किए, तो वहां पर क्या बना? एनर्जी बना। और जो एनर्जी है, ठीक है, अब भाई एनर्जी बन रही है तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको एक साथ यूज कर लेंगे, नहीं, हम उसको क्या करेंगे? स्टोर कर लेंगे। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। कहां पर करेंगे? सेल में। यहां तक क्लियर है? अब देखो क्या होता है कि जो एटीपी है हमारे सेल के अंदर स्टोर है, और जब भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये एटीपी आएगा और टूटेगा और क्या देगा? वापस एनर्जी। यानी कि एनर्जी से ही एटीपी बना, और जब आपको वापस एनर्जी है तो ये एटीपी टूटेगा, आपको एनर्जी दे देगा। ठीक है, तो मैं लिख देंगे व्हेन बॉडी रिक्वायर। ठीक है भाई, पेंसिल वापस आज परेशान करने लगी है, पर कोई बात नहीं। व्हेन बॉडी रिक्वायर एनर्जी, तो क्या होगा भाई? अभी मैंने बताया एटीपी टूटेगा और वापस क्या दे देगा? एनर्जी। क्लियर है? यानी कि एनर्जी से एटीपी बना, और जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो एटीपी टूटेगा, वापस आपको क्या दे देगा? एनर्जी दे देगा। तो इस तरह से ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया इसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? सिंपल सा है, ये भाई हम फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसके लिए? एनर्जी के लिए। तो या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्या, कि भाई फूड से हम एनर्जी को निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया है? रेस्पिरेशन हो गया है। तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर है बेटा?
आपने क्या किया, फूड से एनर्जी का रिलीज करा, यानी कि फूड से एनर्जी को निकलवाया, तो उसी को हमने क्या कहा, रेस्पायरेशन। अब देखो ये रेस्पायरेशन ना 2 टाइप का होता है, ठीक है, रेस्पायरेशन 2 टाइप का होता है। क्या, एक रेस्पायरेशन में तो हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक रेस्पायरेशन किस प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की, और दूसरी रेस्पायरेशन को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है, एक में क्या लगेगी, ऑक्सीजन, दूसरे में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है ना उसको हम कहते हैं एरोबिक, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है वो क्या, एरोबिक, और जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो एन एरोबिक, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे कि भाई रेस्पायरेशन जो है हमारे पास 2 टाइप की है, कौन, एरोबिक और एनएरोबिक। क्लियर है, एरोबिक और एनएरोबिक। अब देखो हमको एरोबिक और एनएरोबिक पढ़ना है, पर उससे पहले एक टॉपिक आता है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार लगा देंगे, इस टॉपिक को हम कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब बेटा ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है कि जो ग्लूकोज है आपके सेल के अंदर, ठीक है, उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज जो उसको तोड़ा जाएगा और उससे कुछ बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ा, उससे कुछ प्रोडक्ट बना। अब चाहे आप प्लांट की बात कर लो या एनिमल की बात कर लो, किसी भी सेल की बात करो, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस एक जैसा ही होता है, ठीक है, चाहे आप प्लांट सेल में पढ़ रहे हो या फिर एनिमल सेल में पढ़ रहे हो, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, सेम है। तो अपन को बस पहले ये एक रिएक्शन देखनी है, ठीक है, कि कैसे हमारे पास ग्लूकोज से प्रोडक्ट बना, और फिर इसी रिएक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल में भी और प्लांट में भी। तो चलो देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है भाई, कि हमारे पास था कौन, ग्लूकोज, C6H12O6, ये कौन है हमारे पास, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, ग्लूकोज में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6, यानी कि हमारे पास ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ठीक है, इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। अब क्वेश्चन आता है कहाँ पर होता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ब्रेकडाउन कहाँ पर होगा, तो सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो वहीं पर इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस, कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म में। अब इससे क्या बनेगा, इससे यहाँ पर बनते हैं 2 पाइरूवेट और साथ में 2 ATP। क्लियर है, ग्लूकोज से क्या बने, 2 पाइरूवेट बने और 2 ATP बने, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब चाहे तुम रेस्पिरेशन प्लांट में पढ़ो या एनिमल में पढ़ो, एरोबिक पढ़ो या एनएरोबिक पढ़ो, जो स्टार्टिंग वाला फेज होता है रिएक्शन का, उसमें यही लिखा जाएगा, ठीक है, और बाकी जो कुछ है इसके बाद आएगा। तो पहले इतने से को याद कर लो कि भाई क्या था, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज कितने कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है, इससे क्या बना भाई, पाइरूवेट बने, ठीक है, पाइरूवेट क्या होता है अभी याद नहीं करना, ठीक है, अभी बस याद रखो, प्रोडक्ट बना है कुछ जिसको हमने क्या कहा, पाइरूवेट। कौन सी प्रोसेस से बना, ग्लाइकोलाइसिस से। कहाँ बना, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर 6 कार्बन है और मैंने यहाँ पे 2 पाइरूवेट बनाया, यानी कि 2 पाइरूवेट है, तो 6 को भाई 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि एक पाइरूवेट के पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया इतना। अब हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। अब भाई एरोबिक की बात करते हैं। मैंने बताया ऐसी रेस्पिरेशन जहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की, यानी कि ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकती, तो उसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलो इसके लिए लिख लेते हैं, इसमें हम लिख लेंगे इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज complete breakdown of ग्लूकोज। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो क्या, जो ग्लूकोज था उसका पूरी तरह से यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। और दूसरी हम लिखेंगे कि ग्लूकोज का किसमें ब्रेकडाउन हुआ है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको इसके पहले वाला लेक्चर याद हो, प्लांट वाला न्यूट्रिशन का, वहां पर हम CO2 से कार्बोहाइड्रेट बना रहे, तभी हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे तो वापस क्या बनती है, CO2 बन रही है। तो भाई क्या लिखा हमने, इट इज प्रोसेस इन विच देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप फूड भी लिख सकते हो, फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, बेटा किसकी प्रेजेंस लगेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है।
और क्या होगा यहाँ से, एनर्जी रिलीज होगी, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब देखो यहाँ पर अपन ने जो 3 लाइन लिखी है ना, इन तीनों लाइन को अपन एक फॉर्मूला या फिर हम कह सकते हैं इक्वेशन में लिखने वाले केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस वही लिखूंगा कि ग्लूकोज था, कितने कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज में सबसे पहले क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में, ठीक है बेटा, इतना ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुई, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास यहाँ पे बनेंगे 2 पायरुवेट, ठीक है, और साथ में 2 एटीपी, ठीक है। साथ में क्या बने यहाँ पर, 2 एटीपी। अब भाई यहाँ पर पायरुवेट और एटीपी बन गए। पायरुवेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, 2, ठीक है। कितने कार्बन के, 3, तो मैं लिख देंगे 3C, यानी कि 3 कार्बन, और क्या बन गई, 2 एटीपी। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन आएगी और किससे मिलेगी, इस पायरुवेट से। यानी कि हमने पहले ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, ठीक है। हमने बिना ऑक्सीजन के क्या किया, ग्लूकोज को पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जो ऑक्सीजन है वो आएगी और किससे रिएक्ट करेगी, इस पायरुवेट से, ठीक है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, ऑक्सीजन आई, पायरुवेट से मिली, पायरुवेट से मिलने के बाद आगे रिएक्शन चली, और जो रिएक्शन चल रही है, ठीक है भाई, आगे क्या चल रही है, रिएक्शन चल रही है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की। और कहाँ पर चलेगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब भाई जिसने क्लास 9th ना पढ़ी हो, ठीक है, ये लेक्चर छोड़ दिया हो तो उसको देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनल है जिसको प्रोड्यूस करता है, एटीपी को, ठीक है, एनर्जी बनाने का काम करता है। तो हम यहाँ क्या देखा कि पायरुवेट से कौन मिला, ऑक्सीजन, ठीक है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसने क्या बनाया, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। क्लियर है, क्या क्या बने यहाँ पर, CO2 बने, H2O बना यानी वाटर बना, और क्या बना, 38 ATP बनी, यानी कि देखो 38 ATP, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनी है। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है कि भाई ऐसी प्रोसेस जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का। देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया है किस किस में, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन थी, और क्या निकली, एनर्जी, ये एनर्जी निकल गई। तो भाई इसमें क्या डाउट था, ठीक है, हमने 3 लाइनें लिखी, तीनों लाइन की हमने नीचे एक इक्वेशन बना दी और पूरा वहीं पे कंप्लीट हो गया है। यही क्या है हमारे पास, एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किधर, एनएरोबिक रेस्पायरेशन में। अब भाई वहां पर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या था, कंप्लीट ब्रेकडाउन था, तो एनएरोबिक में क्या होगा, भाई ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, इट इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट molecular oxygen. This respiration is known as, भाई क्या कहेंगे इसे, एनएरोबिक। मैंने इसमें आगे एक टेबल दी है, ठीक है, उस टेबल को याद कर लेना। दोनों के बीच में जो डिफरेंस, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस करूं, तो आप वो टेबल डायरेक्ट बना देना, 5 नंबर आपके, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो हमने लिख लिया कि भाई ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, फूड का, पूरा या फिर कंप्लीट या फिर पार्शियल। पार्शियल कौन है, नहीं है, ठीक है, सॉरी कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो उसको हमने क्या कह दिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब भाई बात ऐसी है, ग्लाइकोलाइसिस तो होना ही है, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्या बने, 2 पायरुवेट बने और एटीपी बन गए, 2 एटीपी। अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनेगा, वो हमको देखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे, आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस क्या बने भाई हमारे पास, पायरुविक एसिड बन गए, और क्या बन गए, 2 एटीपी बन गए, 2 क्या बन गए यहाँ पर, एटीपी बन गए। अब हमको देखना है कि भाई ऑक्सीजन तो है नहीं, तो अब आगे क्या होना है। तो हमारी बुक कहती है कि इसके हमको आगे जाके 2 चीज़ें देखने को मिल सकती है, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है कि जो है इनका ब्रेकडाउन जो है वो
तो देखो सिंपल सा बात है कि जो हमारी एनसीईआरटी कह रही कि भाई ग्लाइकोलाइसिस तो हो गई, 2 पायरुवेट बन गए, ठीक है, एटीपी भी बन गई 2, पर ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहाँ पर हमको 2 चीज़ें देखने को मिल सकती है। पहला तो क्या कि भाई फर्मेंटेशन हो सकता है, फर्मेंटेशन का भी हमको एग्जाम्पल देखना है क्या, यीस्ट। और दूसरा क्या कि अगर हम मान लो ज़्यादा दौड़ देते हैं तो हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का। वो भी कब होगा? जब ऑक्सीजन की क्या होगी, एब्सेंस होगी, ठीक है। तो हमको दोनों यहाँ पे पार्ट देखने हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला है हमारे पास फर्मेंटेशन और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल, ठीक है। हमको ये दोनों के दोनों देखने हैं। और भाई दोनों किसके पार्ट है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के, यानी कि दोनों के अंदर ऑक्सीजन तो एब्सेंट है, ठीक। अब चलो पहला देखते हैं फर्मेंटेशन। अब बेटा फर्मेंटेशन बेसिकली हम करते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए, ठीक है। जो हम क्या कहते हैं डोज वगैरह, वो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर भी फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं फर्मेंटेशन के अंदर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहे हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि हम क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे, अल्कोहल बनाने वाले, ठीक है, इथेनॉल वगैरह। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे पहली बात तो फर्मेंटेशन क्या है, काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो इतना क्लियर हो गया। फिर भाई हम कह रहे हैं कि ये फर्मेंटेशन हमको अभी कौन से ऑर्गेनिज्म में देखना है, तो अभी हमको देखना है ये यीस्ट के अंदर, ठीक है। इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, ये यीस्ट। यीस्ट क्या करेगा, ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू ethyl alcohol and CO2 and एनर्जी कितनी भाई, 2 ATP। अब देखो वापस से मैंने यहाँ पर 3 लाइनें लिख दी है, ठीक है। तीनों लाइनों को वापस से एक केस में लेके आना है, इक्वेशन में लेके आना है, ठीक है, एक रिएक्शन में लेके आना है पूरी भाई। ये मतलब ये मान लो चैप्टर ही ऐसे हो जाएगा, आपको 3 रिएक्शन याद करनी है, 3 क्या 4। पहले तो ग्लाइकोलाइसिस याद कर लो, सेम रिएक्शन आपको किस में करनी है, एरोबिक रिएक्शन में, फिर एनारोबिक में। एनारोबिक की कौन सी, एनारोबिक की भाई एक तो फर्मेंटेशन और दूसरी एनारोबिक इन मसल सेल्स, ठीक है। इसमें करोगे जिसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म। बस समझनी क्या इक्वेशन है। अभी देखो मैंने 3 लाइनें लिखी, तीनों लाइनों में जो निकल रहा है मतलब मैं उसको इक्वेशन में लेके आता हूँ, देखना। सबसे पहला तो भाई ग्लाइकोलाइसिस ही होना है, ठीक है। सबसे पहले कौन होगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कर दो। सबसे पहले भाई यहाँ पर हमने कर दिया ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। सॉरी, ग्लूकोज लेना है, उसका ग्लाइकोलाइसिस कर देना है। हमको पता है यहाँ पर क्या बनेंगे, 2 पायरुवेट बनेंगे, साथ में 2 ATP बनेंगे। और भाई यहाँ पर क्या है, नो ऑक्सीजन। अब सुनो मेरी बात, जब ऑक्सीजन थी तो इसकी आगे वाली प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही थी, पर भाई ऑक्सीजन ही नहीं है, तो अब ये प्रोसेस कहाँ चलेगी, तो ये चलेगी कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि हमारे जो ग्लाइकोलाइसिस थी वो भी साइटोप्लाज्म में हुई, और जो आगे होने वाली है, ठीक है, ब्रेकडाउन, वो भी कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो भाई यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो ये लाइन क्या कह रही है, इट इज अ काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन, यीस्ट, ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, यानी कि एक तो इथाइल अल्कोहल बना, दूसरा क्या CO2, और तीसरा क्या एनर्जी, कितनी एनर्जी, 2 ATP। तो चलो लिख दो यहाँ पर क्या कि भाई यहाँ पर एक तो हमारे पास 2 इथेनॉल बने, ठीक है, साथ में क्या बना, यहाँ पर हमारे पास साथ में बना 2 CO2 और इसके साथ में कौन था, 2 ATP। क्लियर है। अब देखना यहाँ पर, अगर मेरे पास यहाँ पर 6 कार्बन था, यहाँ पर मेरे पास 3 कार्बन के कितने 2 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इथेनॉल बने। अब यहाँ पर मेरे पास इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन, 2 कार्बन। और यहाँ से मैंने 2 CO2 रिलीज कराया, खुद गिन लो। देखो अगर यहाँ पर इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल के पास 2 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल के पास कितने, 4,
ठीक है, और 2 से यहाँ से CO2 निकल गई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हो गए 6। ग्लूकोज के पास भी कितने कार्बन थे 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या 2 ATP निकली, यानी कि एनर्जी तो निकली है, पर भाई कहाँ 38 ATP, कहाँ पर 2 ATP, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। पर तो ज़्यादा एनर्जी किधर निकली, एरोबिक में। एनारोबिक में क्या होता है भाई, लेस एनर्जी निकलती है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या होगी, फर्मेंटेशन की प्रोसेस पूरी हो गई। 3 लाइन पढ़ो, तीनों लाइन का जो मतलब निकल रहा है क्या, एक रिएक्शन निकल रही है, रिएक्शन याद करो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल। अब बेटा अगर मसल सेल की बात करूँ तो मसल सेल में भी यही होना है, मसल सेल में भी यही कहेगा कि ग्लाइकोलाइसिस कर दो। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होगा, 2 पाइरुवेट बनेंगे, 2 ATP बनेंगे, ऑक्सीजन तो है नहीं, और हमको पता है ऑक्सीजन है नहीं, और कहाँ पर चलने वाली रेस्पिरेशन, मसल सेल में। तो अब वो क्या कंडीशन होगी उसको देखते हैं। और उसके पहले एक क्वेश्चन आया है, कैन सेल सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्या सेल बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, तो इसका आंसर है यस। अब बेटा यस कैसे लिख दिया हमने, देखो सिंपल सा है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि सेल बिना ऑक्सीजन के भी रह रहा है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया ना सिंपल सा। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं यस, सम सेल कैन सर्वाइव इन the absence of oxygen, ठीक है, through anaerobic respiration। अभी हमने एग्जांपल देखा किसका, यीस्ट का, ठीक है, एंड सम बैक्टीरिया, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा टॉपिक्स है, ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ोगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे, सब कुछ ईजी लगेगा। फिर उसके बाद हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल, यानी कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है कहाँ, मसल सेल में। अब इसको सुनो, आप मान लो पहले दिन जिम गए, ठीक है, या फिर पहले दिन ही कहीं दौड़ने चले गए, आपने इसके पहले कभी दौड़ नहीं लगाई, भाई आप दौड़े, थोड़ा दौड़े, फिर थोड़ा और दौड़े, फिर क्या होगा आपको भाई, या फिर आपकी जो सेल्स है मसल सेल, उनको क्या लगेगी भाई, ऑक्सीजन की भूख लगेगी, पर आपकी बॉडी उतनी ऑक्सीजन उनको पहुंचा नहीं पा रहा है, ठीक है, उनको तो क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए, पर आपकी बॉडी उसको देने में क्या है, असफल है, नहीं दे पा रही है। तो उस केस में क्या होगा कि आपके सेल एरोबिक मोड से किधर शिफ्ट हो जाएंगे, एनारोबिक मोड पे। भाई पहले ऑक्सीजन मिल रही थी, बढ़िया काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा दौड़ गए, ठीक है, बॉडी वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पाई, तो अब एरोबिक से किधर चले जाएंगे, एनारोबिक पे, यानी कि अब यहाँ पे कुछ बनने लगेगा। अब वो कुछ क्या है वही हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ हम लिखने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई, आप ज्यादा दौड़ लिए, आपकी बॉडी में क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ह्यूमन सेल मेक ATP, ठीक है, बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। भाई हम ज़्यादा दौड़ गए, ठीक है, पर हमको अभी भी दौड़ना है, हमको कुछ ना कुछ काम करना है, और हमारी सेल्स को क्या नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे, एनारोबिक मोड पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्या करने लगेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, लैक्टिक एसिड का। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज, ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज, जो हमारी डिमांड होती है किसकी, ऑक्सीजन की, क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। अब डिमांड तो बढ़ गई है, किससे, उसकी सप्लाई से, सप्लाई नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो कमी तो आ ही जाएगी। देन इट्स सप्लाई टू मसल्स, ठीक है, डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की भाई सप्लाई से, तो क्या होगा, देयरफॉर मसल सेल्स क्या करेंगे भाई, एरोबिक से शिफ्ट हो जाएंगे किधर, एनारोबिक की तरफ, ठीक है, एरोबिक से किधर चले गए,
एनारोबिक की तरफ, और जब एनारोबिक की तरफ जाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। क्लियर है बेटा इतना? क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, बॉडी उसको फुलफिल नहीं कर पा रही, तो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सेल्स है, वो एरोबिक से किधर शिफ्ट हो गए, एनारोबिक की तरफ। और जब वो गए किधर, एनारोबिक की तरफ, तो भाई एनारोबिक पे जाने पे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। क्या कि वहां पर फॉर्मेशन होगा किसका, लैक्टिक एसिड का। अब देखो बेटा, बात ऐसी है, जब लैक्टिक एसिड बनेगा मसल्स के अंदर और कुछ टाइम बाद, ठीक है, घंटे, 2 घंटे, 1 दिन बाद आपके मसल्स के अंदर भाई दर्द होने लगेगा। ठीक है, वहां पर क्या होने लगा, दर्द होने लगेगा, मसल फटीक हो जाएगी। ठीक है, वहां पर क्रैम्प्स आएंगे। ठीक, तो किसका रिजल्ट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ हम लिखने वाले हैं इन मसल causes muscle cramp and muscle fatigue। और इसको भाई सही करने का सबसे बढ़िया तरीका है विटामिन सी। ठीक है, अगर आपकी डाइट में विटामिन सी अच्छा है, ठीक है, विटामिन सी अच्छा है, तो इसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको जो दर्द वगैरह है वो कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें, मसल सेल में। क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, कैसे ठीक करनी है, हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक नोट आया है, ठीक है, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब देखो हम बात करें एटीपी की, कि भाई हमारी जो फूड लेते हैं हम, फूड से फिर हमारे पास एटीपी बनी, जब हमको एनर्जी चाहिए एटीपी वापस टूटेगी, एनर्जी हमको दे देगी। तो ये एटीपी होती क्या है, तो भाई एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच फंक्शन एज एन एनर्जी करेंसी। अब भाई जैसे हम आसपास हमको कुछ भी लेना देना होता है, ठीक है, दुकान से कुछ लेना है, तो हम वहाँ क्या देते हैं, करेंसी देते हैं, पैसे देते हैं। उसी तरह हमको एनर्जी चाहिए, तो भाई हमारी एनर्जी किस फॉर्म में है, एनर्जी की करेंसी क्या है यहाँ पर, वो है एटीपी। तो हमने यहाँ लिखा है एटीपी फंक्शंस एज एन एनर्जी करेंसी इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। आपकी बॉडी में जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज चल रही है उनकी करेंसी क्या है, एटीपी। ठीक, अब यहाँ पर भाई टेबल मैंने आपको बताया था, एक टेबल याद करनी है। ठीक है, वो टेबल है, सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई फीचर्स में। फीचर में सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, हाँ। क्या एनारोबिक में चाहिए, नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एटीपी कितनी बन रही है। भाई एरोबिक में कितनी एटीपी बनती है, यहाँ पर बनती है हमारे पास 38 एटीपी, और एनारोबिक में कितनी बनी, 2 एटीपी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट थर्ड है, यहाँ पर क्या ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन। तो हाँ भाई यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि भाई यहाँ पर एक तरफ तो क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, और दूसरा क्या हमने बात की भाई फर्मेंटेशन में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। अब एक काम करना, आप जो नीचे 2 पॉइंट बचे इसको आप फिल करना। अभी तक हमने जितना पढ़ा कि भाई हम देख सकते हैं कि इसके बीच में भी डिफरेंस है, दूसरा ये भी डिफरेंस है, तो नीचे के 2 पॉइंट आपको फिल करने हैं। 3 मैंने बता दिए, ठीक है, नेक्स्ट आप करोगे। फिर नेक्स्ट है भाई गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। गैसेस एक्सचेंज आ गया किसमें, प्लांट के अंदर। प्लांट कंप्लीट करेंगे आज, एनिमल वाला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, छोटा सा लेक्चर होगा वो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इसके पहले वाले, ठीक है, न्यूट्रिशन प्लांट में मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि भाई जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, उनके पास होते हैं स्टोमेटा। लीव्स के नीचे क्या थे, स्टोमेटा थे। स्टोमेटा से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो भाई हमको क्या पढ़ना है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। तो वही हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये, प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ठीक है, प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो भाई वो अपनी सरफेस से क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करेगा। ठीक है, सरफेस में कौन कौन आ गया भाई, उसकी लीफ आ गई, उसकी स्टेम आ गई, रूट आ गई, यानी कि हर जगह से क्या कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज। पर मेनली जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होगा, स्टोमेटा से। ठीक है, तो हम लिख देंगे दे हैव नो एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम
ठीक है, इनके पास क्या है भाई, इनके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे सो दे हैव टू respire in all of their individual parts like root, leaf और stem। क्लियर है बेटा। सबसे पहली बात तो क्या, प्लांट के पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, यानी कि उसके अंदर जितनी भी सेल है हर किसी के अंदर अपना रेस्पिरेशन चल रहा है, रूट्स के अंदर अलग, स्टेम के अंदर अलग, ठीक है, हर जगह क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि वो अपनी पूरी बॉडी से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। फिर हम यहाँ नेक्स्ट लिख सकते हैं कि भाई प्लांट में क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास लीफ है, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास एक लीफ हो गई। अब लीफ में इधर नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं कौन, ठीक है, लीफ में नीचे की साइड कौन प्रेजेंट है, लीफ में नीचे की साइड प्रेजेंट है हमारे पास गार्ड सेल, ठीक है, लीफ में नीचे कौन थे, गार्ड सेल। तो देखो भाई ये प्लांट की लीफ है, ठीक है, यहाँ पर ये है गार्ड सेल, यहाँ जो ओपनिंग है इसको हमने क्या कहा, स्टोमेटा, और हमको पता है स्टोमेटा से ही क्या होता है भाई, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसेस यहाँ से अंदर जाती है और यहाँ से बाहर आती है। अब भाई कौन सा प्रोसेस, ठीक है, जैसे हमने तो एक ऑस्मोसिस भी पढ़ा था, एक हमने डिफ्यूजन भी पढ़ा था, तो यहाँ पर कौन चल रहा है, तो यहाँ पर चलता है डिफ्यूजन, ठीक है, यहाँ पर क्या चलेगा, डिफ्यूजन, यानी कि प्लांट के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है भाई वो डिपेंड करती है एक तो एनवायरनमेंट पे, ठीक है, कि जो बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, क्लियर, किस पे डिपेंड कर रही है, एनवायरमेंटल कंडीशन पे, और प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है इस पे भी। अगर भाई प्लांट को गैस बाहर देनी नहीं है, ठीक है, तो डिफ्यूजन का एक होना है, अगर प्लांट को गैस लेनी नहीं है तब भी डिफ्यूजन नहीं होना है। तो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो एक्सटर्नल कंडीशन पे और दूसरा प्लांट की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे डिफ्यूजन डायरेक्शन depend upon the environmental condition and requirement of plant, ठीक है। क्लियर है बेटा। डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो एनवायरमेंट कंडीशन कैसी, दूसरा प्लांट की रिक्वायरमेंट। और जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कौन, एक्वेटिक प्लांट, तो भाई एक्वेटिक प्लांट तो पानी में ही है, ठीक है, वो अपनी पूरी सरफेस से क्या करते हैं, डिफ्यूजन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज, वो उनके होल सरफेस से होता है, गैसियस एक्सचेंज किससे होगा, थ्रू होल सरफेस, यानी कि वो अपनी पूरी बॉडी से ही भाई क्या कर सकते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। तो चलो इसको बना लेते हैं, वापस से हमको वही लीफ बनानी है, ये लीफ हो गई, ठीक है। लीफ में यहाँ पर नीचे की साइड कौन होगा, लीफ में इधर नीचे की साइड होगा ये गार्ड सेल, ठीक है, बीच में क्या है, स्टोमेटा है, ये हमारे पास लीफ हो गई, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ से हमारे पास अंदर से रिलीज होती है कौन, ऑक्सीजन, यहीं से हमारे पास अंदर की साइड जाती है कौन, CO2। इतना क्लियर है, ऑक्सीजन भाई बाहर आएगी, CO2 अंदर जाएगी। और दूसरी बात क्या कि जो ये सेल्स है, ठीक है, लीफ के अंदर के सेल, इनके बीच में भाई बहुत ज़्यादा जगह है, यानी क्या इंटरसेलुलर स्पेसिस है। अब क्या होगा, जब गैस अंदर जाएगी तो इंटरसेलुलर स्पेस है तो गैस वहाँ पर हर सेल को मिल पाएगी, ठीक है भाई। गैस अगर गैस जा रही है अंदर, उसको जगह मिल रही है, सेल्स के बीच में जगह, तो हर सेल उसके क्या आएगा, कांटेक्ट में आएगा। तो हम यहाँ पर अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसके पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं कि जो ऑक्सीजन है वो एंटर करती है भाई किससे, एंटर इनटू द प्लांट थ्रू स्टोमेटा, ठीक है भाई। स्टोमेटा से किधर एंटर करेगी, वो प्लांट में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। और फिर कहाँ चली जाती है, दूसरे सेल्स के पास, ठीक है। सेल के अंदर तो एंटर कर गई,
ठीक है, मतलब लीफ के अंदर तो एंटर कर गई कहाँ से, स्टोमेटा से, और अंदर मिली इसको क्या जगह, और हर सेल के बाहर जगह थी, यानी कि हर सेल के पास वो पहुंच गई। तो हम लिख देंगे एंड देन गोज इनटू अदर सेल्स ऑफ द लीफ। ठीक है बेटा, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई इंटरसेलुलर स्पेसेस तो प्रेजेंट थी, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या थी, प्रेजेंट थी, इंटरसेलुलर space is present, so all cell are in contact with air। ठीक है, तो सारे सेल किसके कांटेक्ट में आ गए भाई, एयर के कांटेक्ट में आ गए। और नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस ने क्या किया, जो डिस्टेंस था, ठीक है, जो सेल्स के बीच में डिस्टेंस था और एयर के बीच में डिस्टेंस था, उसको कम कर दिया। तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस रिड्यूसेस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया किसको, डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन एयर एंड सेल। क्लियर है बेटा। तो ये हमने देख लिया क्या, गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए कैसे हो रहा है। फिर हम बात करते हैं भाई गैसेस एक्सचेंज दिन में कैसे होता है, रात में कैसे होता है। देखो दोनों टाइम पे जो गैसेस एक्सचेंज है वो बहुत अलग है, ठीक है। तो हम बात करते हैं भाई दिन के टाइम पे, चलो रेस्पायरेशन तो हो ही रही है, प्लांट लिविंग है तो रेस्पायरेशन तो हर टाइम करेगा। अगर रेस्पायरेशन करेगा तो CO2 भी बनाएगा। क्लियर है, क्या कर रहा है उसने भाई, रेस्पायर किया तो CO2 बनी। अब हम बात करेंगे आपकी दिन की, तो भाई दिन के टाइम पे प्लांट में एक और प्रोसेस चलेगी, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। और हमको पता है फोटोसिंथेसिस में CO2 की क्या होती है भाई, जरूरत होती है। तो ये CO2 किधर चली गई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में चली गई, यानी कि CO2 यहाँ पर यूज हो गई। और हमको पता है जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है तो किसको रिलीज करती है, ऑक्सीजन को। समझे, दिन में रेस्पायरेशन चल रही है यानी कि CO2 तो बन रही है, पर फोटोसिंथेसिस भी साथ में चल रही है, तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के पास चली गई। और जब फोटोसिंथेसिस हुई तो क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन। यानी कि दिन के टाइम पे CO2 इसीलिए रिलीज नहीं होती, क्यों, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे hence there is no release of CO2, instead oxygen release is the major event। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज क्या है, मेजर इवेंट है। ये हो गया कब का, दिन के टाइम का। अब चलो रात की तरफ, या फिर एक और चीज हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई दिन के टाइम पे क्या होता है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और एक क्या है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन। अब भाई आपको पता है कि दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा ही हुआ किससे, रेस्पायरेशन। तो हमने क्या कर देंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा किससे, रेस्पायरेशन से। ठीक है, अब रात के टाइम पे देखो, रात के टाइम पे क्या होगा, चलो रेस्पायरेशन तो रात के टाइम पे भी है, CO2 यहाँ पर भी बन रहा है, पर भाई फोटोसिंथेसिस होगी क्या, हाँ रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, नो फोटोसिंथेसिस। तो CO2 यहाँ नहीं गई, ठीक है, CO2 यहाँ पर नहीं गई, तो प्लांट ने क्या किया, CO2 को ही रिलीज किया। क्लियर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं CO2 किधर चली गई भाई, एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, रिलीज इन एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया हमारे पास गैसेस एक्सचेंज कब का, रात का। दिन का भी देख लिया, रात का भी देख लिया। ठीक है, प्लांट्स के अंदर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया क्या, रेस्पायरेशन। बस एक चीज याद रखना कि सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस करनी है, यानी कि C6H12O6 जो था उसमें ग्लाइकोलाइसिस करने पे 2 पायरूवेट बनेंगे। ठीक है, 2 पायरूवेट बनेंगे, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, 2 ATP। ठीक है, फिर बाकी बातें जितनी भी थी वो इसके बाद की है। यहाँ से आपको एरोबिक भी पढ़ना है, आपको यहाँ से फर्मेंटेशन का भी पढ़ना है, और उसके बाद एनारोबिक कहाँ पढ़ना है, मसल सेल में, इन मसल सेल। तो आपकी बुक के अंदर एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, इसी तरह से बनाया हुआ है, उसको एक बार बना के देख लेना। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एनिमल वाला पार्ट। ठीक है, प्लांट पूरा हो गया, एनिमल वाला नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर देख लेंगे। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।